नमस्कार। आज हम हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी। रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक उनकी कहानी तो मतलब वाकई कमाल की है। देखते हैं कि ये जो स्रोत हैं उनसे उनके जीवन की क्या खास बातें, क्या पहलू सामने आते हैं, एक वैज्ञानिक, एक लीडर और हाँ, एक प्रेरणा के तौर पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनके जीवन के तथ्य दोहराना नहीं है, कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि कैसे एक कह सकते हैं साधारण पृष्ठभूमि का इंसान इतना असाधारण बना। स्रोत यही बताते हैं कि वो सिर्फ मिसाइल मैन या राष्ट्रपति नहीं थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो विजन था, उसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। अच्छा, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, है ना। रामेश्वरम में जन्म 1931, पिता नाव मालिक और इमाम, माँ गृहिणी, साधारण परिवार। सुनने में आता है कि पढ़ने का जुनून ऐसा था कि बचपन में मतलब गुजारे के लिए अखबार तक बेचें। हाँ, ये बातें सामने आती हैं। फिर फिजिक्स में ग्रेजुएशन और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जी। ये जो शुरुआती मुश्किलें थीं और वो जानने की इच्छा, इसका आगे चलकर क्या असर रहा होगा उनके जीवन पर? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि यही जो शुरुआती संघर्ष थे ना, उन्होंने ही उनमें वो जबरदस्त इच्छा शक्ति पैदा की। वो जो मुश्किलों से लड़ने का जज्बा था, वो शायद यहीं से आया। उनकी जिज्ञासा सिर्फ किताबी नहीं थी, वो असल जिंदगी की चुनौतियों से जूझ कर निकली थी। और यही चीज, यही दृढ़ संकल्प उनके पूरे करियर में हर पड़ाव पर दिखता है। फिर आया वैज्ञानिक बनने का दौर। 1969 में इसरो ज्वाइन किया। जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और फिर SLV-3 का नेतृत्व। ये भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। ये कितना बड़ा कदम था भारत के लिए उस समय? अरे, ये बहुत ही बड़ा कदम था। आप सोचिए, SLV-3 की सफलता ने दुनिया को दिखाया कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में मतलब पीछे नहीं है, सक्षम है। इससे सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ, बल्कि देश का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा, एक नई उम्मीद जगी। और इसके बाद DRDO में उनका काम, वो तो खैर खासकर IGMDP यानी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, वो तो एक तरह से गेम चेंजर था। हाँ, IGMDP, इसी की वजह से तो उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। बिल्कुल। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये सब मिसाइलें। इन स्रोतों में क्या खास बताया गया इस प्रोग्राम के बारे में, मतलब क्यों ये इतना अहम था? देखिए, IGMDP की जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो उसका एकीकृत होना था, इंटीग्रेटेड। हाँ। मतलब एक साथ कई तरह की मिसाइलों पर काम करना, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, एंटी टैंक, सरफेस टू एयर, सब। ये भारत की रक्षा रणनीति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम दूसरों पर निर्भरता कम कर रहे थे। सही बात है। ये सिर्फ हथियार बनाना नहीं था, ये देश की सुरक्षा को अपने हाथों में लेने जैसा था। और डॉक्टर कलाम का नेतृत्व इसमें वो बिल्कुल केंद्रीय था। और फिर जाहिर है 1998 के पोखरण-2 परमाणु परीक्षण। जी। इसमें भी उनकी भूमिका काफी अहम बताई जाती है। इसके बाद तो उनकी पहचान और भी ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो गई। हाँ, बिल्कुल। पोखरण-2 ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और डॉक्टर कलाम की जो तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता थी, उसको सबने माना। और दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान उनकी किताब इंडिया 2020 भी आई थी, जिसमें उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना रखा था। हाँ, वो विजन। जी, ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक रक्षा वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक भविष्य दृष्टा भी थे। देश को आगे कहाँ ले जाना है, इसकी सोच रखते थे। और शायद इसी राष्ट्रीय कद ने, इसी विजन ने 2002 में उनके राष्ट्रपति बनने का रास्ता तैयार किया। संभवतः उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। स्रोत बताते हैं कि वो बहुत सरल थे, युवाओं से, बच्चों से बहुत मिलते थे। ये कैसे मुमकिन हुआ होगा राष्ट्रपति भवन की उन औपचारिकताओं के बीच? यही तो उनकी खासियत थी। स्रोत बताते हैं कि वो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे एक तरह से आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और छात्रों के लिए खोलने में विश्वास रखते थे। उनकी वो जो वैज्ञानिक सोच थी ना, वो उनके भाषणों में, उनकी बातों में झलकती थी। वो हमेशा भविष्य की, तकनीक की, इनोवेशन की और सबसे ज्यादा युवाओं की शक्ति की बात करते थे। शायद इसीलिए लोग उनसे इतना सीधा जुड़ाव महसूस करते थे। वो पद की गरिमा रखते हुए भी जमीन से जुड़े रहे। और राष्ट्रपति पद के बाद भी वे रुके नहीं, वापस टीचिंग में आ गए। हाँ, वो तो हमेशा खुद को एक शिक्षक ही मानते थे। देश भर के स्कूलों कॉलेजों में जाना, छात्रों से बात करना। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आज भी कितनी पढ़ी जाती हैं। जी बिल्कुल।
और उनका वो मशहूर कथन, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये लाइन तो जैसे एक मंत्र बन गई है कितने ही लोगों के लिए। सही कहा। उनका पूरा जोर हमेशा युवाओं को जगाने पर रहा, उन्हें प्रेरित करने पर। वो सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वो सोचने पर मजबूर करते थे, सवाल पूछने के लिए उकसाते थे और सबसे जरूरी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य इन्हीं युवा मनों में है, बस उन्हें सही दिशा देने की, उन्हें पंख देने की जरूरत है। और उनका अंत भी तो काम करते हुए ही हुआ। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लेक्चर देते समय जी, वे अपने पीछे विज्ञान, सेवा, सादगी और प्रेरणा की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसके लिए उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। हाँ, उनकी विरासत सिर्फ मिसाइलों या अवार्ड्स तक सीमित नहीं है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, उनका असली असर लोगों की सोच पर है, उनकी प्रेरणा में है। आज भी छात्र, वैज्ञानिक, एंटरप्रेन्योर सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो एक मिसाल है कि कैसे ज्ञान, विनम्रता और देश सेवा एक साथ चल सकते हैं। तो इन स्रोतों से गुजरते हुए हमने डॉक्टर कलाम के जीवन के कई पहलू देखे। एक वैज्ञानिक जिसने देश को सामरिक शक्ति दी, एक राष्ट्रपति जो लोगों के दिलों में बस गया, और एक शिक्षक जिसने अनगिनत सपनों को सही में पंख दिए। बिल्कुल। और इन सारी जानकारियों को देखते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आज के इस बदलते दौर में डॉक्टर कलाम के जो सिद्धांत थे, जैसे सादगी से जीना, लगातार सीखते रहना और हमेशा देश को पहले रखना, ये आज कितने प्रासंगिक हैं। क्या आज हम उनसे कुछ सीखकर अपनी दिशा तय कर सकते हैं? ये सवाल शायद हमें उनके जीवन को समझने के लिए एक नई दृष्टि दे सकता है।